मेरे भाई का बिजनेस तुम्हारा बिजनेस नहीं हो सकता, मेरा घर तुम्हारा घर नहीं हो सकता। नहीं आयशा, मेरी गैरत मुझे कभी इस बात की इजाजत नहीं देगी कि मैं तुम्हारे भाइयों के रहमो करम पर जिंदा रहूं। इसमें रहमो करम की क्या बात है? आसिफ भाई भी तुम्हारे रहते हैं और बिजनेस संभालते हैं। सलमान खुददारी अच्छी चीज है, लेकिन उसका हर जगह इस्तेमाल अच्छी बात नहीं। अच्छे और बुरे की तमीज मुझे है आयशा। ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने जमीर और अपनी खुदारी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हारी झूठी अना के आगे मेरी कोई अहमियत नहीं। तुम्हें जो मतलब निकालना है निकाल लो, मगर मुझसे ये उम्मीद कतई मत करना। देखो आयशा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ सकता हूं, सब कुछ, लेकिन अपने असूलों का दामन नहीं छोड़ सकता। तो तुम मेरी बात मानने से इनकार कर रहे हो? इनकार कर चुका हूं। देखो आयशा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे प्यार में मिट सकता हूं, बिक नहीं सकता। बेहतर होगा तुम अपने ख्यालात बदल दो, वरना मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। क्या बात है फिरोज, यहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे हो, ऑफिस नहीं जाना? आज होमवर्क बहुत है भाभी, सोचता हूँ घर पर ही कर लूं। चाय मंगवाओ, पियोगे? नहीं भाभी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। मुझे तो इन अखबारों से नफरत हो गई है। जहाँ देखो वही मारकाट, वही खून खराबा, एक जैसी खबरें होती हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? ये देखिए, फारूक अंकल क्यों अपना बंगला बेचना चाहते हैं, और वो भी इस तरह अखबारों में इश्तार देकर। हाँ, अब्बू अपना बंगला बेचकर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं। और रहेंगे कहाँ? फ्लैट ले लेंगे। वैसे भी छोटी सी फैमिली है, इतना बड़ा बंगला किस काम का। यानी आपको सब कुछ पता है? हाँ। भाभी, भाईजान ने भी ये ऐड देखा होगा, उन्हें बहुत ठेस पहुंची होगी। जानती हूँ, लेकिन अब्बू भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। किसी का एहसान लेना उन्हें गवारा नहीं। वो तो है, लेकिन भाभी जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे छोटे, वालेकुम अस्सलाम। आओ, सब खैरियत तो है? अच्छा आयशा, चाय पियोगी? रजिया, आयशा के लिए जरा चाय तो लाना। आयशा? जी आपा, सब खैरियत है। ये तुमने झूठ बोलना कब से सीख लिया? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं और तुम कह रही हो सब खैरियत है। बोलो, बात क्या है? दरअसल आपा वो सलमान। मैं सलमान के बारे में सब कुछ जानती हूँ। आयशा, तुमने मुझसे नहीं कहा तो क्या हुआ? नसरीन भाभी ने मुझे सब कुछ कह दिया है। देखो छोटी, अगर तुम सलमान को पसंद करती हो और अगर सलमान भी तुम्हें चाहता है, तो फिर उसे जहीर भाई से मिलवाकर किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंचती? आपा, उसीलिए मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? बड़ी आपा ने मुझसे कहा था कि मैं सलमान से मिलकर उसके दिल को टटोलूं, और बेहतर यही होगा कि वो घर दामाद बनकर हमारे घर में ही रह जाए। इस तरह जहीर भाई को एक सहारा मिल जाएगा। कितने सहारे की जरूरत है जहीर भाईजान को? फिरोज उनका हाथ बटा रहा है और आसिफ साहब तो वहां सालों से रह रहे हैं। और अगर तुम कहो ना, तो मैं इनकी पुलिस की नौकरी छुड़वा के वही नौकरी पे लगवा दूं।
और अब तुम भी शादी करके अपने शौहर को वही नौकरी पे लगवा रही हो। आयशा, जाहिर भाईजान की शराफत का क्यों नाजायज फायदा उठाती हो? बड़ी आपा तो कम पढ़ी लिखी है, उतनी अक्लमंद नहीं है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, समझदार लड़की हो, फिर भी तुमने ऐसी बात की सलमान से? अच्छा ये बताओ, सलमान ने क्या जवाब दिया? हम दोनों की लड़ाई हो गई। घर दामाद बनना उन्हें मंजूर नहीं है। इस बात पर खफा होकर वो चले गए। इसका मतलब है वो खुददार है और अच्छे किरदार का लड़का है। छोटी, तुम फौरन सलमान से माफी मांगो और ये कोशिश करो कि सलमान के घर वाले जहीर भाईजान से जल्द मिले और तुम्हारे रिश्ते की बात तय कर ले। समझी? जी आपा, आप जैसा कहें। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा। बीबी जी चाय। अरे वो तो चली गई, रख दो तुम। इसे यहीं रहने दो, मैं आ गया हूं चाय पीने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम फिरोज। क्या बात है, अभी अभी छोटी यहाँ से गई है और अब तुम आ गए हो? छोटी क्या बता रही थी सलमान के बारे में? तुम्हें कैसे मालूम कि छोटी सलमान से मिलकर आ रही है? भाईजान ने मुझे उन दोनों पर निगाह रखने के लिए कहा था। मैं छोटी का पीछा करते हुए यहाँ आया। तो बताइए, छोटी क्या बता रही थी? छोटी बता रही थी कि बड़ी आपा के कहने पर उसने सलमान से घर दामाद बनने की बात की, लेकिन सलमान ने सख्ती से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि वो खफा होकर चला भी गया। यानी सलमान गैरतमंद लड़का है। मेरी आधी ड्यूटी तो पूरी हो गई। अब मुझे उसके घर और उसके खानदान का पता लगाना है। क्या बात है सलमान, आप बहुत चुप बैठे हैं? खैरियत तो है ना? कहीं आयशा ने तो... नाम मत लीजिए उसका, नाम मत लीजिए उसका भाभी जी। आखिर ऐसा क्या हो गया है? पता नहीं अपना कुछ समझती क्या। माना कि करोड़पति भाई की बहन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग गिरे हुए हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं। लेकिन ऐसा क्या कह दिया आयशा ने कि आप इतने अपसेट हो गए? अपसेट? मेरी खुददारी को अपने अमीर भाई के तराजू में तोड़ने की कोशिश की है उसने। मुझे घर दामाद बनाना चाहते हैं वो। मुझे तो हैरत होती है कि आखिर उनके जहन में ये ख्याल आया कैसे। लेकिन ये ख्याल क्या बुरा है कि आप इतने अपसेट हो गए? एक खुददार आदमी को साफ लफ्जों में घर का कुत्ता बनने की दावत दी जा रही है और आप कहती हैं कि ख्याल बुरा नहीं। सलमान, पता नहीं तुम कौन से जमाने की हालत लेकर बैठे हुए हो। मैं कहती हूँ इस घर में रहना या ससुराल में रहना फर्क क्या पड़ता है? नुकसान कहाँ है? अलबत्ता फायदा ही है। एक करोड़पति का दामाद होना यानी कि खुद करोड़पति हो जाना होता है और इससे कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। मैं समझता हूँ भाभी, क्या आपका इशारा कौन सी प्रॉब्लम की तरफ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपको मेरा ही कंधा मिलाकर बंदूक चलाने के लिए? देखिए भाभी जी, ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं आपकी नीयत को बखूबी समझता हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, शादी होगी तो आपकी होगी, ससुराल आपका होगा, घर के दामाद आप होंगे। भला इसमें हमें क्या फायदा हो सकता है? तो फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मुझे अपने हालात को छोड़ दीजिए।
सलमान, हेलो। जी मैं आयशा बोल रही हूँ। सलमान है? हाँ है आयशा, मगर जरा परेशान से है। जी उनकी परेशानी का सबब मैं ही हूँ। क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, कोशिश करती हूँ। एक सेकंड होल्ड रखना। सलमान मियां लीजिए, आपका फोन है। हेलो। सलमान प्लीज फोन मत रखना, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। कहने सुनने के लिए अब बाकी क्या रह गया है आयशा? मुझे एक मौका और दे दो। ठीक है, वही रेस्टोरेंट में पहुंचो, मैं भी पहुंचा। ठीक है। दादी माँ, ये कुसुम दिखाई नहीं दे रही और डैडी भी नहीं है। वो दोनों कृष्ण मोहन के यहाँ चले गए हैं। कौन कृष्ण मोहन? अरे वही अनुभव का दिल्ली वाला दोस्त, ओह, उसके यहाँ कोई फंक्शन है, इसलिए उन्होंने फोन करके बुलाया, तो वे दोनों रात का खाना खाने के लिए वहाँ चले गए। सुधीर को नहीं बुलाया उन्होंने? अरे बुलाया था, लेकिन उसे कोई काम था इसलिए वो नहीं जा पाया। हाँ, लेकिन कहकर गया है कि रात का खाना वो घर पर ही खाएगा। अच्छा दादी माँ। बहू, तुम नसरीन के यहाँ जाने वाली थी ना आज, कैसे हुआ? दादी माँ काम की वजह से उस तरफ जा ही नहीं पाई। नमस्ते दादी माँ। नमस्ते। नमस्ते बेटी। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बड़े अच्छे समय पर आई हो, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है दादी माँ, कि आप हमें याद करती रहती हैं। अच्छा हुआ नसरीन तुम आ गई, कितने दिन बाद मिले हम लोग। निम्मी, जाओ ना नसरीन के साथ बातें कर लो। जी। आज तो मैं अपने नाज के साथ बातें कर लूंगी। आओ। आती दादी। हाँ, बोलो नाज, आज तो तुम बहुत दिन के बाद हमारे घर आई हो, जी दादी माँ। इसलिए आज हम तुम्हें बड़े अच्छे अच्छे खिलौने दे देंगे खेलने के लिए। तो दीजिए ना दादी माँ। वो देखो उस कमरे में है, जाओ ले लो। आज मुझसे मिलने आने की फुर्सत कहाँ से मिल गई तुम्हें? तुमसे मिलने को बहुत जी चाह रहा था, इसलिए चली आई। आओ बैठो। मेरी फोटोग्राफ है कि नहीं है इसमें? मुस्कुराता हुआ मुकुल कितना प्यारा लगता है ना निम्मी? हाँ, लेकिन उसकी हंसी के लिए मुझे कितने आंसू पीने पड़ते हैं, ये कोई मेरे दिल से पूछे। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं, गलत नहीं कहा, मेरी दुखती रग पर उंगली रख दी तो। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि आंखों का नूर जब आंखों से दूर हो जाए तो एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है। ओह, निम्मी प्लीज रो मत। देखो मैंने तुम्हें अनजाने में रुला दिया। आंसुओं पर किसी का बस तो नहीं होता नसरी। तुम ठीक कहती हो, कभी कभी ये आंसू सबके सामने बेवफाई कर जाते हैं। ताहिरा आपा के तीखे जुमलों के आगे मैंने कई बार इन्हें छुपाने की कोशिश की, मगर एक औरत सब कुछ सह सकती है नसरी, मगर अपने पति की बेरुखी नहीं सह सकती। निम्मी, सुधीर भाई की बेरुखी तो पानी के बुलबुले की तरह है, पल दो पल में खत्म हो जाएगी। काश ऐसा ही हो नसरी। ऐसा ही होगा, लेकिन निम्मी तुम्हारी और मेरी कहानी में थोड़ा फर्क है। मैं कुछ समझी नहीं। सुधीर भाई की वक्ती बेरुखी को अगर नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो इस घर के बाकी लोग तुम पर जान छिड़कते हैं। तुम्हें वो मान, वो इज्जत मिलती है जो एक घर में बहू का होता है, लेकिन मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा है। शौहर का प्यार बहुत है, लेकिन ताहिरा आपा, आयशा, शायद इसीलिए कहते हैं हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। हम दोनों ही कहीं ना कहीं आधे अधूरे हैं। हाँ नसरी, शायद इसी का नाम जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी। नसरी, बोले भाई, ये उलझन तो आप सुलझा लेंगे, मेरी उलझन कौन सुलझाएगा? कैसी उलझन? पहले तो मेरे एस्टेट एजेंट ने बताया कि अब वो अपना बंगला बेच रहा है, और अब इश्तेहार देखकर ये बात कंफर्म हो गई। देखने के सिवाय दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। लेकिन ये कैसी बेबसी है बोले भाई कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी दौलत मेरा मजाक उड़ाती है और मैं पशेमान होकर अपने आप से हार जाता हूं। इसी का नाम जिंदगी है जहीर मियां। परवरदिगार कदम कदम पर नए रंग दिखाता है। लेकिन मैं साहिल पर खड़े होकर जहाज के डूबने का तमाशा कैसे देख सकता हूँ? तुम कर भी क्या सकते हो? जब लहरें तुम्हारे खिलाफ हो तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकता ना। क्यों ना अब्बू से मिलकर इस सिलसिले में बात की जाए? जहीर मियां, ये बड़ा नाजुक मामला है। घर बेचने का मतलब है अपनी औलाद बेचना। अगर इस सिलसिले में आप बात करेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। आपका मतलब है मैं उन्हें बेघर हो जाने दूं? ये क्या बात हुई? बड़ा मकान बेचकर छोटा मकान खरीदेंगे और आगे के लिए भी तो कुछ सोचा होगा। मेरी मानो तो इस मामले में तुम खामोश रहो। दूल्हे भाई, आपकी इस बात से एक बात का एहसास हुआ कि अब्बू का कद मेरी दौलत से बहुत ऊंचा है। अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सलमान, कुछ बोलोगे नहीं? मुझे खामोश रहोगे? जब लफ्ज खो जाते हैं ना आयशा, तो उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि बात कहाँ से शुरू। इसका मतलब तुम मुझसे अभी तक नाराज हो। सलमान, उन बातों को भूल जाओ ना। वो मेरी नादानी थी।